Yes. So today we are discussing about the dielectric. Okay. So what are the dielectrics? So dielectrics are the substances which do not allow any flow of charge. Why? Because dielectrics are kind of insulators. So insulators ही अगर चार्ज को फ्लो करवाने लग गए तो उनके अंदर तो करंट आएगा, और अगर उनके अंदर करंट आएगा तो फिर तो वो कंडक्टर बन जाएगा, इंसुलेटर नहीं कहलाएगा, राइट। तो ये इसका मतलब ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को तो अलाउ करेंगे एक दूसरे पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करेंगे अपनी बॉडी में से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाएंगे दूसरे पे, लेकिन कभी भी चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं। तो कैन आई से दैट अ डाइलेक्ट्रिक इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर व्हिच कैन बी पोलराइज्ड। मैंने बताया था पोलराइज का मतलब क्या होता है कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक साइड नेगेटिव चार्ज का आ जाना, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो पोलराइज हो गया। तो अब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, तो मैंने बताया था कोई सा मटेरियल जो कि इंसुलेटर की तरह काम करता है वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक। कैनाई से जैसे कि ग्लास, कैनाई से जैसे कि वैक्स, कैनाई से जैसे कि मेरे पास एयर, वुड लकड़ी, राइट, रबर, ठीक है, जैसे स्टोन, प्लास्टिक, एवरीथिंग। सो दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज आर द डाइलेक्ट्रिक। इज दैट क्लियर? ओके। अब अगर मैं बात करता हूँ पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, क्योंकि इसके फर्दर टाइप्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पोलर और नॉन पोलर, तो एक है मेरे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक है मेरे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अब देखो, नॉन पोलर के नाम से पता लग रहा है क्या क्या नॉन पोलर में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होगा नॉन पोलर के अंदर? नहीं होगा। वाई? क्योंकि नॉन पोलर का मतलब क्या है कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं होता, लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब ही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेट हो जाना, राइट। तो जैसे मान लो मेरे पास एक ही है, एक मेरे पास ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है तो इसको नॉन पोलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पॉजिटिव और इसका नॉन नेगेटिव आपस में क्या करता है, कोइंसाइड करता है, आपस में एक साथ रहता है। तो जब ये आपस में कोइंसाइड करेंगे तो ये तो कोई सेपरेशन हुआ ही नहीं। पोलर का मतलब क्या है, सेपरेशन। तो जब ये आपस में एक जैसे ही हैं तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हुए, तो ये मेरे पास है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, राइट। इज दैट क्लियर? और अगर मैं पोलर की बात करता हूं तो दोस्तों दोज मॉलिक्यूल दोज डाइलेक्ट्रिक इन व्हिच द पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द नेगेटिव चार्जेस, राइट। देखो चार्जेस का भी तो अपना एक मास होता है, तो जिनका पॉजिटिव चार्ज का मास नेगेटिव चार्जेस के मास से कोइंसाइड नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाए नेगेटिव चार्ज अलग हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक, राइट। तो ये वाला एक डाइलेक्ट्रिक है मान लो, तो एक पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ पर आ गया और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है किसी भी रीजन से, तो ये जो मेरे पास है तो इसका मतलब ये तो सेपरेट है ना, अलग है, तो यू विल कॉल इट एज पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो आर दे कोइंसाइडिंग और नॉट कोइंसाइडिंग? सो यू विल से नॉन कोइंसाइडिंग। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो मास होता है, सेंटर ऑफ मास, वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? यस एवरीबॉडी? ओके। तो अब देखो, अब अगर हम पोलर की बात करते हैं तो पोलर के अंदर यूजुअली हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा HCl। तो H में इतना पता है कि HCl के अंदर Cl नेगेटिव होता है, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो इसका मतलब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में सेपरेट हुए, बिल्कुल हुए। तो ये मेरे पास क्या है, इट इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। सेम थिंग मेरे पास NH3 होता है, राइट। तो अगर मैं NH3 की बात करता हूँ तो इसमें N क्या होता है मेरे पास, पोलर सबसे ज्यादा, और H3 जो मेरे पास होते हैं NH3, तो इसका मतलब H क्या होंगे मेरे पास, पॉजिटिव। तो इससे ये भी क्या बन जाता है, एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव, तो ये भी क्या होंगे मेरे पास, पोलर डाइलेक्ट्रिक। यस और नो? सेम थिंग कार्बोनाइल ग्रुप जो होते हैं मेरे पास C डबल बॉन्ड, तो उसमें O भी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे पास। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप हो गया मेरे पास, अल्कोहल के ग्रुप हो गए, राइट। तो ये सब मेरे पास क्या होता है, these are called polar dielectric. Is that clear? Any doubt in this? Now if I talk about non-polar, तो non-polar के अंदर मैंने क्या बताया, तो non-polar हमारे पास क्या होते हैं, तो see that suppose if you have one H plus here and one H plus here, तो देखो दोनों ही एक जैसे हैं, तो कौन किसको खींचेगा भाई, जब दोनों ही एक जैसे हैं तो कोई किसी को खींच ही नहीं पाएगा। तो जब कोई किसी को खींच ही नहीं पाएगा तो ये मेरे पास पोलर हुआ या नॉन पोलर हुआ? यस, तो इट वुड बी नॉन पोलर। कोई किसी को खींच ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव यहीं पर भी है, तो कोई सेपरेशन ही नहीं हुआ,
राइट। तो इसका मतलब जैसे N2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं मेरे पास, नॉन पोलर होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। अब देखो, अब मेरे पास ना एक डाइलेक्ट्रिक, देखो भाई, अब जो पोलर है वो तो पोलर रहता ही है भाई। पोलर अगर मेरे पास कोई चीज है तो वो तो पोलर रहना ही रहना है। लेकिन अगर मान लो मैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को अगर मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दूं, तो क्या वो पोलराइज हो जाता है? तो कोशिश कर लेते हैं एक बार। तो इसका मतलब मान लो जैसे कि मेरे पास एक प्लेट है, ओके। तो अगर मेरे पास एक प्लेट है, मान लो इस तरीके से, ठीक है, एक प्लेट ये है, मान लो एक प्लेट मेरे पास ये है, सॉरी, यस, मान लो ये इस तरीके से दो प्लेट है, ठीक है, ये एक ही प्लेट है, ठीक है ना। सो सपोज अगर मेरे पास जो फर्स्ट प्लेट है, सपोज दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, तो ये मेरे पास जो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये मेरे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो एक मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है और एक मेरे पास नेगेटिव प्लेट है, ओके। नाउ सपोज यू हैव डाइलेक्ट्रिक। तो अगर तुम्हारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, मान लो एक डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से चल रहा है, सपोज कर लो ये मेरे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास है, एक्चुअली थोड़ा सा शेप थोड़ा इसका गड़बड़ हो गया, बट फाइन। ये अगर मान लो मेरे पास ये एक डाइलेक्ट्रिक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक को अगर मैंने इसके बीच में रखा हुआ है, शेप थोड़ी बन नहीं पा रही है, ओके। सपोज ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये डाइलेक्ट्रिक होगा, तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक ये मेरे पास मैंने क्या लिया है, नॉन पोलर या पोलर? तो ये मेरे पास लिया था मैंने नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, राइट, एक साथ कंबाइन करके करे होते हैं। तो देखो, अगर ये मेरे पास इस साइड पॉजिटिवली चार्ज है, इस साइड नेगेटिवली चार्ज है, तो उन नॉन पोलर के अंदर भी तो एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, एम आई राइट? उन नॉन पोलर के अंदर भी तो मेरे पास एक फोर्स क्रिएट हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेरे पास क्या होंगे, जितने भी इसके अंदर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होंगे, तो इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव तो अपने आप को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो देखो, जैसे कि मान लो मेरे पास ये था एक मॉलिक्यूल। तो अगर मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली बात है इसका नेगेटिव इस साइड जाएगा, पॉजिटिव इस साइड, राइट। ऐसे ये भी एक मॉलिक्यूल है, मान लो, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव है, तो इसका एक नेगेटिव इधर की साइड, एक पॉजिटिव इधर की साइड, क्योंकि नेगेटिव इधर की साइड है। फोर्स लग रहा है ना इन पे, राइट, अट्रैक्टिव फोर्स। तो सेम ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये मेरे पास एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो देखो अब होगा क्या, देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो बीच बीच में तुम देख रहे हो, देखो हर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सबके साथ यही होगा जो इस वाले के साथ हो रहा है, राइट, ऊपर। तो अगर हर किसी के साथ यही चीज होगी, तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये ये वाला पॉजिटिव वाला और नेगेटिव आपस में एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते करते ये नलीफाई कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन ये वाला नेगेटिव का किसी को अट्रैक्ट कर पाएगा? भाई देखो, ये वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव आपस में जुड़ सकते हैं, ये वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव आपस में जुड़ सकता है, लेकिन ये वाला नेगेटिव, ये वाली लाइन वाला और ये वाला पॉजिटिव, ये तो नहीं जुड़ पाएंगे किसी से। तो एक तरह से देखा जाए तो इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इस साइड एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड, और इस वाली प्लेट के ऊपर ये एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस साइड, ये रहा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले तो सारे नलीफाई हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में, राइट। तो ये वाला पोर्शन तो पूरा नलीफाई हो गया अंदर की साइड। तो अब देखो, अब तुम्हें एक बात पता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड आती है, राइट। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। तो इसका मतलब जो बाहर की एक्सटर्नल फील्ड है वो कहाँ आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। तो ये क्या है मेरे पास, ई एक्सटर्नल फील्ड, राइट, एक एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। लेकिन क्या हुआ, जो नॉन पोलर था डाइलेक्ट्रिक, वो इस साइड पॉजिटिव हुआ, इस साइड नेगेटिव, तो इसने भी तो अपनी एक फील्ड बनाई होगी इस साइड, राइट। तो ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है अपने आप, तो एक तरह से मैं ऐसे बोल सकता हूँ इट इज अ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस हो गई है अपने आप, एम आई राइट?
जब भी मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और नेगेटिव पे खत्म होती है। तो ये जो मैंने बाहर की साइड रखे थे इंटेंशनली, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी थी, सबको पता है। लेकिन अंदर क्या हुआ, जब मैंने अंदर इसके अंदर रखा तो एक अट्रैक्शन हुआ, तो डाई जो मेरे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था वो स्ट्रेच हो गए। तो स्ट्रेच के होने से इस साइड पूरा पूरा क्या आ गया अंदर अंदर पॉजिटिव चार्ज, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर अंदर इस साइड क्या आ गया पूरा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि और बाइट जो अंदर डाइलेक्ट्रिक है वो तो नलीफाई हो गए, लेकिन जो कॉर्नर वाला डाइलेक्ट्रिक है उस पर नेगेटिव चार्ज और इस साइड पॉजिटिव चार्ज। और तुम्हें पता है जब भी मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, यस और नो, और वो हमेशा कहाँ जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। आर यू गेटिंग दैट एवरीबॉडी? तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर एक्सटर्नल वाली मैंने कितनी प्रोवाइड करी, मान लो 50 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, 50। अब मान लो अंदर जो क्रिएट हुई है, अंदर अपने आप ही 20 क्रिएट हो गई है, ठीक है, 20 इन्होंने क्रिएट कर ली अपने आप बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच हो गया है फोर्स से, इलेक्ट्रिक का जो फोर्स आया था, ठीक है। तो बताओ अब बची कितनी फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर 50 इस डायरेक्शन पे जा रही है और डाई इलेक्ट्रिक अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली, तो बताओ फिर बची कितनी? 30 बची, राइट भाई। 50 इधर की साइड था, 20 इधर की साइड है, तो 30 तो बचा होगा। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब बची हुई है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? यस एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर टू यू? तो इसी को देखते तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो क्या वो पोलराइज होता है? क्या वो पोलराइज होता है? बिल्कुल होता है पोलराइज, पोलराइज तो हुआ है भाई। क्या इसके पास पहले से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था डाइलेक्ट्रिक के पास? नहीं, ये तो नॉन पोलर था। लेकिन जब हमने इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो ये पोलराइज हो गया, राइट। जब हमने इसे ई एक्सटर्नल के अंदर रखा तो इसके अंदर ई आई बन गया, इंड्यूस हो गया, इनसाइड बनकर आया, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास पोलराइजेशन तो होता है। तो व्हाट इज अ पोलराइजेशन? तो यू विल से द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो कितने वॉल्यूम के अंदर डाइपोल मूवमेंट आया है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया? पोलराइज हुआ। अच्छा, इफ आई आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देखो जो नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर मेरे पास यूजुअली क्या करते हैं, नॉन पोलर के पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग होता नहीं है। लेकिन जब हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है, राइट। जब वो पोलराइज हो जाएगा तो इसका मतलब उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट डेवलप हुआ है। तो डाइपोल मूवमेंट जो डेवलप हुआ है इसके अंदर, तो डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो छोटे वॉल्यूम के अंदर जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुए हैं, राइट, सो इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितना डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इज दैट क्लियर? और इसी चीज को हम एक और चीज बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। दिस इज आल्सो कॉल्ड, सम पीपल से एस, सम पीपल से जेड, पोलराइजेशन, ठीक है, तो जेड भी लगा सकते हो। तो पोलराइजेशन डेंसिटी, इज दैट क्लियर? ओके, तो ये था हमारे पास। हमने क्या करा है, देखो ये हमारे पास हुआ पोलराइजेशन, लेकिन हमने जब उसके अंदर रखा तो अंदर अंदर एक इंड्यूस हो गई है, राइट। तो यहीं पर ना हमारे पास एक टर्म भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, इफ यू हैव नोटिस दैट। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होना चाहिए? देखो, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बची है कुछ ना कुछ, राइट, यस और नो? तो अच्छा, और मैंने क्या करा था, मैंने कुछ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी थी इसको, ओरिजिनल, राइट। तो देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे पास क्या होता है, तुमने ओरिजिनल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी, ओरिजिनल एक्सटर्नल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी, और अब बची कितनी है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी? टोटल 50, राइट। और 50, तो 50 से उसने अंदर ही अंदर 20 उल्टी क्रिएट कर लिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो बची कितनी? 30। तो इसका मतलब टोटल तुमने कितनी थी? 50, और अब बच कितनी गई? 30। तो 50 अपॉन में 30, इट इज कॉल्ड 5/3, राइट। तो ये 5/3 क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ओके।
तो डाइलेक्ट्रिक के टर्म्स में हम अगर बोलना चाहेंगे व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो यस कैन यू गाइस टेल मी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि हमने कितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी और अंदर उस डाइपोल ने अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, तो टोटल कितनी बच गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया राइट, 5/3 हो जाएगा। Are you getting guys? So can I say that it is the ratio of original field, original field का मतलब जितना हमने दिया था उसे, तो original field E naught and the reduce electric field, कितनी वो फील्ड उसके अंदर रिड्यूस हो गई। वाई? क्योंकि वो मेरे पास क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर लेता है राइट, रिड्यूस इन। और ये सब कहाँ हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर या डाइलेक्ट्रिक के बाहर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो रहा है राइट, ये अंदर हो रहा है ना डाइलेक्ट्रिक के। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर गई थी, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक ने अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया, तो अपोजिट डायरेक्शन में कर तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी बची, 30 बची ना। डाइलेक्ट्रिक ये था, मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भेजी गई थी, 50 राइट, लेकिन अंदर अंदर इस डाइलेक्ट्रिक ने क्या करा, कितनी क्रिएट कर ली, 20। तो टोटल कितनी बची इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, 50 माइनस 20 विच इज 30 राइट। ओके, तो इसका जो रेशियो होगा के का वो क्या होगा, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने की थी ई एक्सटर्नल, इसको हम ई नॉट भी बोलते हैं, और अब वो कितनी बच गई मेरे पास, तो ई एक्सटर्नल में से अगर तुम ई इंड्यूस को माइनस कर दोगे, ई इंड्यूस जो इंड्यूस हुई है जो अंदर की साइड है वही तो होगा, एम आई राइट। और इस के को हम क्या बोलते हैं, एक और चीज मैंने बता रखा था, रिलेटिव परमिटिविटी राइट। So I hope it is completely clear to everybody. Okay. तो जब भी हम किसी भी इंड्यूस आई मीन किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अंदर ये वाला जो फिनोमेना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई है, तो उसी के जो टोटल तुमने जितनी दी और जितनी बची है उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसी के बाद हमारे पास एक टर्म आता है पोलराइजेशन डेंसिटी। तो ये पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, तो देखो जब भी हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो अपने अंदर एक डाइपोल मूवमेंट को क्रिएट करता ही नहीं करता है, उसके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट आता ही नहीं आता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में सेपरेट होता है या नहीं होता है, टेल मी। बिल्कुल राइट। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा पोलराइजेशन डेंसिटी की, जब भी तुम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। वैसे डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, यस कैन एनीबॉडी टेल मी। मैंने बता रखा है डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी राइट, और एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आइदर अ चार्ज इनटू माय टोटल डिस्टेंस राइट, q इनटू माय टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो इसका मतलब जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो उसके अंदर भी डाइपोल मूवमेंट आता है, डाइपोल की स्ट्रेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो वी कैन से दैट what is the dipolarization density, so we can say that the induced dipole moment। अच्छा तो बताओ हमने पोलर रखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या नॉन पोलर, हाँ भाई पोलर तो पोलर ही होते हैं, तो पोलर जब पहले से ही पोलर है तो उसको रखने का क्या फायदा, वो और पोलर हो जाएगा, तो वो कोई बात थोड़ी हुई। ठीक है, एक बच्चा टॉपर है और उसने कोचिंग ली, वो भी टॉपर है, तो ठीक है, तो कुछ बात थोड़ी हुई है। तो इसका मतलब अगर मैं यहीं पर ही देखा जाऊं तो बात होती है कि वो पहले क्या था, मान लो कोई बहुत ही उसके नंबर आए 32% 100 में से, अगर वो कोचिंग लेता है और अगर अब उसके आए 98%, तो बात होती है ना कि हाँ भाई कुछ अचीवमेंट है, ठीक है ना, राइट। सो इसका मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक की किसकी बात चल रही है हमारे पास, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। सो व्हेन, क्योंकि वो पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है, व्हेन प्लेस्ड इन एन external electric field, external electric field, is that clear to everybody। तो इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डेंसिटी। ओके,
and it is represented by P. Okay, yeah, it is not that P dipole moment. Okay, it is a capital P. Okay, now if I talk about see, this is the sigma. As I told you कि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास पोलराइजेशन डेंसिटी, जब जैसे याद है एरियल चार्ज डेंसिटी जब मैंने बताया था, तो एरियल चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q अपॉन में A, एवरीबॉडी नो दैट। जो मेरे पास एरियल चार्ज डेंसिटी आया था शीट के लिए, जैसे दो शीट होती हैं तो दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बीच में कितना आया था मेरे पास एरियल चार्ज डेंसिटी, Q बाय A, राइट। एरियल चार्ज डेंसिटी वैसे उसके लिए आया था मेरे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इफ यू रिमेंबर दैट। सिग्मा बाय, जैसे एक शीट के लिए क्या होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो उसके लिए क्या था, तो दो शीट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला है ना, जब हमने गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले पढ़ा था। सिग्मा कितना होता है, Q बाय A। इस तरीके से लैम्डा के लिए क्या पढ़ा था, Q बाय L, राइट। लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो पता ही है सबको। अब देखो ये जो हमने पोलराइजेशन डेंसिटी पढ़ी है, तो पोलराइजेशन डेंसिटी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, तो पोलराइजेशन डेंसिटी को हमने क्या बोला है, डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब आई कैन से दैट P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, राइट, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, गॉट इट। तो अगर यहाँ पे मैं देखूंगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमारे पास, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मेरे पास होता है Q इंटू में T, राइट, Q इंटू में T, क्योंकि हमें क्या पता है चार्ज इंटू में टोटल डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट तो यही होता है ना, इतना चार्ज इंटू में डिस्टेंस। और वॉल्यूम कितना होता है मेरे पास, एरिया इंटू में डिस्टेंस। भाई एरिया जो होता है पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको डी से मल्टीप्लाई करके तो वॉल्यूम ही तो आता है, ठीक है। तो डी से डी कट जाएगा, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q बाय A, और इस Q बाय A को मैं क्या बोलता हूँ, सिग्मा P, राइट। याद आया, अभी तो लिखा था ये, तो इसका यूज यहाँ पे हो गया। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होता है, एरियल चार्ज डेंसिटी के, एम आई राइट। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये प्रूव दैट द पोलराइजेशन डेंसिटी is also equal to aerial charge density. So yes, we can say that the polarization density is the charge induced per unit surface area. Any single doubt here? Okay, I hope it's completely clear to you. अच्छा, अब ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ये मेरे पास एक, जैसे यूजुअली अपना एक टॉपिक है कि अगर हम जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता जाऊंगा, क्या उतना ही ज्यादा मेरे पास ये पोलराइजेशन, उतना ज्यादा वो पोलराइज भी हो जाएगा क्या। जितनी ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊंगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम है तो इसका मतलब क्या, वो इंड्यूस्ड डाइपोल जो क्रिएट हो रहा है, जो डाइपोल बन रहा है, क्या वो भी कम होगा, ऑफ कोर्स कम होगा, राइट। भाई जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम दोगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके अंदर भी आएगी। जैसे मान लो मैंने बोला था कि 50 मैंने दिया, उसने अंदर कितना क्रिएट किया, 30, सॉरी कितना क्रिएट किया था, 20 किया था शायद, राइट। हाँ, तो बचा कितना था, 30। अब अगर मान लो 50 देने की बजाय अगर मैं उसे 1000 दे दूं, 1000 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, राइट, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचती थी अंदर, वो भी तो फिर ज्यादा ही बचेगी, राइट। 1000 माइनस 20, तो ये तो बहुत ही तगड़ा है, फिर 980 आ गया। तो बताओ रिमेनिंग बची या नहीं बची। तो इसका मतलब एक चीज और है मेरे पास, जो मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है ना, जितनी ज्यादा मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है, उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या आता है, पोलराइजेशन। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक कब पोलराइज होगा ज्यादा, जितनी ज्यादा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, यस और नो। भाई पहले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बच रही थी, सिर्फ कितनी, 30, और अब कितनी बची, 980। तो फिर ज्यादा पोलराइज कौन होगा, पहले वाला या दूसरा वाला, ऑफ कोर्स, राइट। तो इट मींस अब ना मेरे पास एक टर्म आया, और वो क्या कहता है कि जो पोलराइजेशन होता है, ओके, एंड एवरीबॉडी नोस दैट व्हाट इज अ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो होता है मेरे पास, that polarization is directly proportional to the resultant electric field, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बची थी, राइट। जैसे याद है ना, E नॉट माइनस का EI, फाइन वो जो टोटल था उसमें से माइनस करके जो आया था EI। अब
जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? यस टेल मी। यस, हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो अब इसका मतलब जो मेरे पास P है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाया गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? काय। और ये काय क्या है मेरे पास? दिस इज कॉल्ड मेरे पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या दिखाता है? तो ये बताता है कि हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है कि तुमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करी, तो टोटल कितनी बची इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर, और उसके अंदर डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट हुआ। तो मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे पास 3-4 मटेरियल है, तो 3-4 मटेरियल में तुम्हें ये देखना है कि अच्छा किसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है और कौन कितना पोलराइज होता है। हर मटेरियल ऐसा अलग अलग होता है, तो ऑब्वियसली बात है ना कि उसका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी अलग अलग होगा सबका भाई, क्योंकि जैसे याद है हम क्या करते थे, V इज इक्वल टू जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओम्स लॉ याद है? तो उसके लिए कांस्टेंट क्या आता था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो हर एक मटेरियल के रेजिस्टेंस अलग होता है, राइट? कोई ज्यादा रोकता है, कोई कम रोकता है। उसी तरीके से जितनी ज्यादा पोलराइजेशन कब होगा, तो जितना ज्यादा मेरे पास तो जितना ज्यादा रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। तो हर एक मटेरियल के लिए वो भी तो अलग अलग होगा। तो वही क्या है मेरे पास? ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। इज दैट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक देखो, अब ना इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी देखा गया कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है ये तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये प्रैक्टिकली देखा गया। लेकिन जब हमने ये पी और ये ईआर करा तो इससे तो मेरे पास कुछ ना कुछ डायमेंशन आ रही थी। तो ये एक्चुअली कुछ न्यूमेरिकली कुछ गलत होने लगा। प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ये कुछ गलत है। इसका मतलब कुछ ना, जैसे हमने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में 11th में, तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग जब निकाल के देखा गया तो पता लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आना है जिससे काई को हम डायमेंशनलेस कर सकें। काई एक डायमेंशनलेस होता है, लेकिन इस फॉर्मूले से इसकी डायमेंशन आ रही है, तो फाइनली इसको मॉडिफाई किया गया। ओके, तो वो चीज आपको याद रखनी है। तो इसको मॉडिफिकेशन के बाद, आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो फाइनली क्या हुआ, ये जो मेरे पास P है, ये जो काय है, ये काय तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैंने बोला था क्या, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है या डिवाइडिंग फैक्टर या प्लस फैक्टर या माइनस फैक्टर। यस, बट आई टोल्ड यस, सो आई एम सेइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सो मल्टीप्लिकेशन क्या है फिर यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो जैसे ही हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है हमारा, तो जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरे पास एक डायमेंशनलेस बन जाएगा। So if I ask you why we are dividing, why we are multiplying by this multiplication factor pi, so what would you say people? Yes, so we can say that to make it a dimensionless, to keep it dimensionless, right? So to keep chi, chi बोलते हैं इसे। What is chi? Yes people, chi is a electric susceptibility, and yes, it is a constant for some like for different energy, right? Material. सो अगर मैं इस काय को देखो, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इस काय को देखूंगा, तो काय को देखने के बाद मेरे को एक चीज तो साफ समझ में आ रही है कि काय का मेरे पास अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूंगा तो क्या बन सकता है। तो देखो, अब इस P को इधर रहने दो, ठीक है, नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और ये ER नीचे आ जाएगा, राइट? तो ये मेरे पास काय आ गया। तो अगर मैं काय को डिफाइन करना चाहूँ, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? So can I say that it is the chi is the ratio of, I mean chi, electric susceptibility can be defined as the ratio of polarization to the epsilon times the electric field. Can I say that? Very simple. So ये जो chi हम देख रहे हैं, तो we can simply say that it is the ratio of polarization. It is the ratio of polarization to the epsilon times the epsilon times the electric field, to the epsilon times the electric field. Okay, so this is called electric susceptibility. Is that clear everybody? बहुत simple. अब ना एक लास्ट टॉपिक है जो बस थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है, ठीक है,
बाकी इसके अंदर फिर कुछ भी नहीं है। देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हर किसी की अलग होती है, वी टोटली एग्री विद दैट। बट अब ना हमें क्या बताना है, देखो हमने दो चीजें पढ़ी हैं क्या। एक हमने पढ़ा था अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। और एक हमारे पास क्या है, ये काय जो अभी हमने पढ़ा, राइट, ये रखा है, यस और नो। तो एक है मेरे पास काय और एक है मेरे पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके बीच में ना हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। तो अब अगर हमें रिलेशन बता, यस, एनी डाउट इन दिस एनीबॉडी? तो काय और के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, रिमेंबर ना के मैंने बताया था वीडियो पहले, यस, कैन यू जस्ट सी दैट दिस इज के। तो ये वाले के बीच में और ये ससेप्टिबिलिटी, इसके बीच में हमें एक रिलेशन निकालना है। तो इस रिलेशन में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन हमें ड्राइव करके दिखाना है बिकॉज यू पीपल आर इन दिस सीक्वेंस कोड। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचती है, जब याद है ना जब मैंने डाइलेक्ट्रिक रखा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची थी, यस और नो। तो नेट अगर मैं देखा चाहूँ तो नेट मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची, तो कैन आई से दैट ई एक्सटर्नल माइनस का ई पोलराइजेशन जो इंड्यूस हुआ था अंदर अंदर, जो ई इंड्यूस हुआ था, यस और नो, पोलराइजेशन भी बोलते हैं इसको, गॉट इट। अच्छा, लेकिन जो इंड्यूस हुआ था उसके लिए हमने पहले निकाल रखा है, राइट। जो भाई इंड्यूस हुआ था वो किसके बराबर होता है हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। याद है, नहीं सबको पता है सिग्मा बाय, याद है मैंने लिखा था कोने में, इफ यू रिमेम्बर दैट। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, आई गेस इट वाज इन द सेकंड स्लाइड, यस, कैन यू जस्ट सी दैट, कैन यू जस्ट सी दैट हियर, यस, दिस वन। ये था एक स्लाइड के एक प्लेट के लिए, लेकिन ये दो प्लेट के लिए आता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो वही तो लिखा है मैंने। तो जितनी इंड्यूस होती है, तो वो कितनी इंड्यूस होती है, उसके ना टोटल कितनी बचती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो लेकिन लेकिन हमने एक चीज और ट्राई करी है, सिग्मा इज ऑलवेज इक्वल टू पी, इफ यू हैव नोटिस दैट। याद है मैंने एक चीज प्रूव करके दिखाई थी कि जो मेरे पास सिग्मा होता है वही मेरे पास किसके बराबर होता है, पी की। कैन यू जस्ट सी दैट हियर एवरीबॉडी। तो जो पोलराइजेशन होता है वही सिग्मा के बराबर होता है, मतलब एरियल चार्ज डेंसिटी के। तो पोलराइजेशन को क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे पी बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो इसके अंदर क्रिएट हुई है। तो क्या मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं इसके अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी बची है, ये नेट जितनी भेजी थी टोटल, और ये मेरे पास कितना हो गया, पी बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब मेरे पास ये इंड्यूस जो आई है, ये जो पी है मेरे पास पी, तो ये जो मेरे पास पी है, पी को तो हम ऑलरेडी ड्राइव करके आए, याद है ना जब हमने एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया था ऊपर जब काई था। तो इसका मतलब पी अभी भी थोड़ी पहले हमने क्या क्या करके लेकर आए, एप्सिलॉन नॉट काई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो, यस और नो। तो ये जो करके आए, तो इसका मतलब मैं इसे क्या ले सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट काई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे तो ये एप्सिलॉन नॉट है ही है। क्या एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बचा। तो अच्छा एक काम करते हैं, इस पूरे को ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देते हैं। क्या करो, इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करूंगा तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने कितनी दी थी अपॉन में अब कितनी बची है, ई नेट माइनस का ये हो जाएगा मेरे पास। अब देखो वो भी तो मेरे पास एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, राइट। ये कितनी बची है याद ना, पोलराइजेशन के अंदर यही तो आया था कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है। तो ये वाला ई और ये वाला ई आपस में कैंसिल नहीं हो जाएगा फिर, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, एक तरह से काई तो बचेगा सिर्फ, भाई ई नेट और ये भी ई नेट था, तो ई नेट कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ काई तो बचा, ठीक है। ये पोलराइजेशन के अंदर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ऊपर, नोटिस करो एक सेकेंड, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, P इज इक्वल टू काई नॉट एक्स ई आर। ये आर का मतलब क्या है, रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब नेट ही तो होता है। याद आया मैंने क्या बताया था, जितनी रिमेनिंग बचती है उतना ज्यादा पोलराइजेशन होता है, भूल गए, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जितनी रिमेनिंग होती है, रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, नेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बची है उसे ही तो रिमेनिंग बोलते हैं, ठीक है।
नाम थोड़ा अलग हो गया रिमेनिंग, तो ये भी रिमेनिंग और ये भी रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग से रिमेनिंग नहीं कट जाएगा जब मैं ई नेट से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये लिखा तो है ई नेट, तो सिर्फ का ही बचा, राइट। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये ई अपॉन में ई नेट, ये भी मैंने करके दिखाया अभी तुझे पहले, किसकी डेफिनेशन है ये, कि कितनी मैंने टोटल दी और कितना टोटल बचा मेरे पास। इसी को तो डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, रिमेम्बर, इसी को तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं के, और माइनस का काय, तो जब काय उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, तो कैन आई से दैट 1 प्लस का काय इज इक्वल टू के, यस और नो। तो 1 प्लस का काय जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, के बराबर होता है। एनी डाउट इन दिस, एनी सिंगल डाउट है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन आता है मेरे पास, तो जो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इट इज इक्वल टू 1 प्लस का ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ओके गॉट इट एवरीबॉडी, ओके। नाउ अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखो अपना बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, तो सपोज अगर आपके पास कोई भी एक मेटल प्लेट है, ठीक है, तो ये चलो डाइलेक्ट्रिक की बात चली ही है, तो क्यों ना डाइलेक्ट्रिक लेके चलते हैं, फिर बाकी सब तो हो ही जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मैं, तो मान लो मेरे पास ना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जितना क्वेश्चन कराया है सब क्वेश्चन में आ गया होगा। तो मेरे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैं क्या डालने वाला हूँ, मैं एक डाइलेक्ट्रिक डालने वाला हूँ। तो ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैं क्या डालने वाला हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक इफ आई आस्क यू, yes, so we can say that dielectric is a kind of insulator which allow the electric field। तो ये मैंने क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक डाला, ठीक है। अच्छा इस कैपेसिटर की मान लो टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लो इस कैपेसिटर की का पूरा का पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है टी, और इसकी डाइलेक्ट्रिक को मान लो टी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है मेरे पास वो कितनी है, स्मॉल टी, और जो टोटल डिस्टेंस है वो है मेरे पास डी, ओके, और ये डाइलेक्ट्रिक जो थिकनेस है वो टी है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भाई सबको पता है, और जो प्लेट होती है उसका एरिया मान लो ये है, तो भाई मुझे एक बात बताओ, जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अभी मैंने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग, अगर बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूसिंग की मैं बात करता हूँ, तो कैपेसिटेंस कितना होता है सबको पता है, सबने रट्टा मार रखा होगा या याद कर रखा, वही वाली बात है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी, राइट, टोटल यही तो होता है, अगर इसके अंदर एयर होती तो यही होता, ठीक है। और तुम्हें पता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी कितना होता है मेरे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मतलब क्या होता है मेरे पास, ये जैसा एरियल चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए, राइट, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यस और नो। अच्छा अब ये जो मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक इनटू दिस कैपेसिटर, तो ये जो मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला है, तो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक था वो पोलराइज होगा या नहीं होगा बताओ। अभी हमने पूरा टॉपिक पढ़ाई है कि डाइलेक्ट्रिक मेरे पास क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, राइट, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो जाएगी, राइट। तो भाई ठीक है, यहाँ तो सबको पता है फिर। तो इसका मतलब अभी अभी हमने एक चीज देखी है, एक चीज का ध्यान रखना, जितनी मेरे पास याद ना, एक वाला फॉर्मूला आया था मेरे पास, क्या के क्या होता है मेरे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे पास क्या आया था, तो तुमने देखा था ना कि कितनी तुमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दी, और अब टोटल कितनी बची है, ई नॉट माइनस का ईपी पोलराइजेशन के बाद, या आई बोलो उसे, पोलराइजेशन भी बोल सकते हो, राइट, याद है। ये क्या था मेरे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या ससेप्टिबिलिटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये, ससेप्टिबिलिटी तो अलग थी, काई थी वो, काय, ओके। तो अच्छा देखो, ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे जो लिखा है मैंने, तो जो मैंने नीचे लिखा है क्या, देखो 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 देखो, देखो ई नॉट, ये के मेरे पास क्या है, सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे, यस। तो मेरे पास मैंने क्या बताया कि जो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है,
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरा क्या आता है, देखो क्या लिखा है मैंने, K इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल अपॉन में ई एक्स माइनस का ई आई। टोटल मैंने कितना दिया था 50 और बचा कितना था 30, तो वही तो है 50 अपॉन में 30, 5 अपॉन में 3, तो ये वही फॉर्मूला तो है कि टोटल कितना दिया और रिमेनिंग कितना बचा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रिमेनिंग ई आर, आर का मतलब क्या है रिमेनिंग। गॉट इट एवरीबॉडी, वही फॉर्मूला तो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, ठीक है। अब हमने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाला है, तो अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाला है तो मुझे एक बात बताओ, देखो अब दो दो चीजें हैं, एक इतने हिस्से के लिए एयर के लिए और इतने हिस्से के लिए मेरे पास डाइलेक्ट्रिक। तो देखो भाई अगर मैं, अब हमें एक फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू क्या होता है V बाय डी होता है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, देखो अब पोटेंशियल, एक पोटेंशियल है मेरे पास यहाँ के लिए। अच्छा देखो अगर इस पूरे D, इस पूरे में से अगर मैं सिर्फ डाइलेक्ट्रिक को डालूं तो इतना डिस्टेंस क्या होगा D माइनस टी, यस और नो। तो एक पोटेंशियल क्या है मेरे पास एयर के लिए और एक पोटेंशियल है मेरे पास डाइलेक्ट्रिक के लिए। कैपेसिटर के अंदर कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं ना, एक एयर और एक डाइलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल पोटेंशियल देखूं तो एक पोटेंशियल क्या है मेरे पास, एक है मेरे पास एयर और एक है मेरे पास डाइलेक्ट्रिक। तो फिर देखो V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई इंटू में डी हो जाएगा, फॉर्मूला यही होता है ना। तो एयर के लिए क्या होगा, देखो एयर के लिए जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डी माइनस टी, यस और नो। भाई एयर के लिए कितना डिस्टेंस है, टोटल डी में से टी माइनस करोगे तभी तो एयर आएगा, ये वाला ये वाला ये एरिया, आई मीन डिस्टेंस, टी को हटाओगे तभी तो एयर आएगा, राइट। और डाइलेक्ट्रिक के लिए कितना आएगा, डाइलेक्ट्रिक के लिए आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में टी, राइट, यस और नो एवरीबॉडी। तो ये वाला क्या है, ये वाला जो पोटेंशियल है ये एयर के लिए और ये मेरे पास इसके लिए जो मैंने ये करा है ये x है एक्चुअली, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ठीक है, मैं हटा देता हूं, e into t है ये। why is it so, because ये वाला जो है वो डाइलेक्ट्रिक के लिए है, डाइलेक्ट्रिक, और ये वाला एयर के लिए, ठीक है। लेकिन हमें एक बात पता है, देखो भाई ये जो ए एयर है, ठीक है ना, ये जो है तो इसको मैं कैसे क्या लिख सकता हूँ, k into में er। देखो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने करा है ये डाइलेक्ट्रिक के लिए है ना, कि डाइलेक्ट्रिक में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइलेक्ट्रिक में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो यही तो है डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यही, तो ये मेरे पास ई नॉट अपॉन में के नहीं हो जाएगा। देखो डाई इलेक्ट्रिक के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जाएगी, ई आर, रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो क्या मैं ई आर को एक तरह से ये ले सकता हूँ, ई आर इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में के, यस और नो। सी I have, guys, just be careful. Okay, everybody remember, I am explaining again. V is equal to क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस, यस और नो। तो जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस होता है। अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है कैपेसिटर के अंदर, तो मेरे पास दो एरिया है, एक ये जो एयर वाला है कैपेसिटर के अंदर और एक इतना हिस्सा जो डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो कैपेसिटर के अंदर कितने एरिया है मेरे पास, एक एयर वाला और एक डाइलेक्ट्रिक वाला। हम जब भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो दो ही रीजन तो बनेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक वाला और एक एयर वाला। तो एक पोटेंशियल क्या है मेरे पास डाइलेक्ट्रिक के लिए और एक पोटेंशियल क्या है मेरे पास एयर के लिए, राइट। तो ये जो मैंने लिखा है v इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो v इज इक्वल टू ई इंटू डी माइनस टी जो लिखा है कि यही वाला डिस्टेंस तो बनेगा। देखो मैं इसको ना एक्चुअली कलर कर रहा हूँ ब्लू कलर से, देखो ये दिख रहा है, इतने हिस्से में क्या है, इतने हिस्से में एयर है, तो इतने हिस्से में अगर एयर है तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना था कैपेसिटर का d, और इतना कितना है t। तो जब मैं d में से t माइनस करूंगा तभी तो ये आएगा, एम आई राइट। तो डिस्टेंस कितना बना इसके लिए, और ये जो मैं व्हाइट व्हाइट कर रहा हूँ ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है, ये इतना हिस्सा व्हाइट व्हाइट हिस्सा मेरे पास क्या है डाइलेक्ट्रिक। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अगर दिक्कत हो रही है तो, ये डाइलेक्ट्रिक है। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, v एयर अपॉन में v डाइलेक्ट्रिक, तो ये d माइनस टी क्या हुआ एयर के लिए, राइट, और ये e इंटू टी ये क्या हुआ डाइलेक्ट्रिक के लिए। अच्छा डाइलेक्ट्रिक के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड गई या रिमेनिंग वाली लेते हैं,
डाई इलेक्ट्रिक के अंदर हम रिमेनिंग वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, रिमेनिंग वाली। ओके, तो रिमेनिंग हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ई नॉट अपॉन में ई आर होता है, रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या मैं रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लिख सकता हूँ ई नॉट अपॉन में के, टोटल अपॉन में के। तो क्या मैं अब इसकी वैल्यू को पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो d माइनस टी प्लस का ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ई अपॉन में के, यस और नो, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में के। ओके, तो अब जरा सारे बच्चे एक बार नोटिस करेंगे तो ई माइनस का, यस, ई डी माइनस टी प्लस का ई बाई के है। तो क्या ई और ई क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूँ? भाई वो भी एयर के लिए और ये भी एयर के लिए, क्योंकि टोटल का मतलब क्या है यहाँ पे जो एयर के लिए आया था, तो ई कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, d माइनस टी प्लस का t बाई के। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये क्या निकल के आया अभी मेरे पास, टोटल पोटेंशियल, राइट। ओके, अब अगर ये मेरे पास इतना ऐसा पोटेंशियल के निकल के आया तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ई नॉट होता है, ये ई एक्चुअली में मेरे पास क्या होता है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो एक बात सबको पता है यहाँ पे जो C होता है, C इज इक्वल, Q इज इक्वल टू CV होता है, सबने पढ़ा है। अगर Q इज इक्वल टू CV होता है तो क्या मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ, तो इसका मतलब C इज इक्वल टू Q बाई V होगा, यस और नो? ओके, अब मेरे पास ये तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो मैंने ऊपर कुछ निकाल रखा है, शायद आप भूल गए होंगे। यस, ये दिख रहा है सबको, ये वाला इतना हिस्सा, ये जो मैंने निकाल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो क्या मैं इसकी वैल्यू को नीचे पुट कर सकता हूँ? तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ई क्या हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास ई हो जाएगा क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा मेरे पास डी माइनस का टी प्लस का टी बाई के। गॉट इट? अच्छा, अब मुझे ना इसे क्यू बाई वी बनाना है, तो देखो मैं इस वाले क्यू को इधर लेकर आ जाऊंगा। अगर मैं इस वाले क्यू को इधर लेकर आऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, v बाई क्यू, राइट। अगर आप इस वाले v को इधर क्यू को इधर लेकर आ जाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ d माइनस टी प्लस का t बाई के और डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? अच्छा, अब एक मुझे तो q बाई v चाहिए, अगर मुझे टोटल, मुझे तो कैपेसिटेंस देखना है ना कितना हो जाएगा। तो एक काम करो, इस पूरे को ना उल्टा कर दो, इस पूरे को रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दो पूरे को। जब पूरे को करोगे तो ये क्या हो जाएगा, q बाई v, और q बाई v क्या होता है, ऑफ कोर्स यू नो दैट c, टोटल c। तो जब ये पूरा उल्टा होगा तो a एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, राइट, और नीचे क्या आ जाएगा, d माइनस का t प्लस का t बाई के। तो यही है मेरे पास नेट कैपेसिटेंस। तो जब भी मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी भी कैपेसिटेंस के अंदर डालता हूं तो उसके अंदर कितना कैपेसिटेंस आ जाता है, तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस का t बाई के, इतने टाइम्स आ जाता है। इज दैट क्लियर? अब हमें पता है कि जो C एयर का होता है वो तो a एप्सिलॉन नॉट बाई d होता है, भाई जो एयर के लिए होता है वो इतना होता है ना, राइट। तो अब अगर हमें ये देखना हो कि ये एयर के कितने टाइम्स है, तो अगर हमें ये चीज चेक करनी है कि ये एयर के कितने टाइम्स है, तो एक काम करो फिर, तो इसको क्या करो, पूरे को डी से मल्टीप्लाई कर दो। या अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करना, मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बन जाएगा ना टोटल पूरा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी बस इतना ध्यान रखो कि मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया है। तो टोटल मेरे पास जो कैपेसिटेंस बन चुका है इसके अंदर वो है मेरे पास d माइनस टी प्लस का t बाई के। गॉट इट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये डाइलेक्ट्रिक्स जो है, अगर ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मेरा पूरा का पूरा स्पेस कवर कर ले, मतलब अगर पूरा का पूरा एकदम कैपेसिटर के अंदर पूरा पूरा फंस जाए पूरी तरीके से, मतलब एक भी एयर का स्पेस ना बचे, ठीक है। तो अगर एक भी स्पेस नहीं बचेगा तो इसका मतलब क्या, नहीं तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो थिकनेस होगी डाइलेक्ट्रिक की वही तो टी के बराबर हो जाएगी, राइट। भाई जो डिस्टेंस होगा कैपेसिटर का वही तो फिर थिकनेस बन जाएगी डाइलेक्ट्रिक की। मान लो ये कैपेसिटेंस है और ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है, पूरा फंस गया इसके अंदर ऐसे, तो जितना टी बी होगा उतना ही टी बी होगा।
तो जरा पुट करना है इसके अंदर, फिर क्या हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट डी, इसको भी डी मानो और इसको भी एक तरह से ये क्या है, डी के बराबर ही तो है, तो एक तरह से ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो डी के बराबर है, तो ये हो जाएगा मेरे पास डी बाई के, राइट। तो देखो ये डी और माइनस डी तो कट ही जाएगा आपस में, राइट भाई, प्लस डी माइनस डी कट गया ना, तो ये और ये के क्या हो जाएगा मेरे पास, ये के ऊपर आ जाएगा, राइट। तो फिर वो कितना हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, गॉट इट।